नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो हेल्थ इज वेल्थ के इस खास प्रोग्राम के थ्रू हम हर बार आपके हेल्थ से जुड़े अलग अलग इश्यूज को लेकर अलग अलग टॉपिक्स के साथ में हाजिर होते हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हुए हैं श्री नारायणा हॉस्पिटल, जहां पर मेरे साथ में मौजूद होंगे डॉक्टर मनींद्र भूषण जी, जो कि MS ऑर्थो हैं, और उनसे हम स्पाइन सर्जरी को लेकर बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। तो स्पाइन क्या है, क्यों, कितना इंपॉर्टेंट रोल ये हमारे ह्यूमन बॉडी पर प्ले करता है, इन सभी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही सर्जरी की कब नीड होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस एपिसोड के थ्रू हम जानेंगे। तो डॉक्टर मनींद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर मनींद्र जी, जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया भी है कि स्पाइन सर्जरी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले स्पाइन के बारे में ही आपसे समझ लेते हैं कि क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ह्यूमन बॉडी का। नमस्ते। जैसा कि मैडम ने बताया कि हम लोग आज स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या है स्पाइन? स्पाइन इन सिंपल टर्म्स जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, इट कंट्रोल्स आवर ऑल द एक्टिविटीज़। जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं हाथ की, पैरों की, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सेंटर में बैकबोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। आज के हमारे करंट लाइफस्टाइल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बैक, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये तो बात पता चली है कि स्पाइन का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बॉडी पर। डॉक्टर मनींद्र जी, आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये तो हमने आपसे समझ लिया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर फोकस करना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या लगता है, क्योंकि आजकल लगातार लोगों को इससे जुड़ी समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और ये जो समस्या है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? डेफिनेटली मैं इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, हमारे इस करंट सिनारियो में बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। और उसका एक रीज़न हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। और उसके साथ साथ हाउ वी मेंटेन आवर पोस्चर, हमारी स्लीप रिक्वायरमेंट जो हैं, वेदर दे आर गेटिंग फुलफिल्ड, ये सब सारी चीज़ों का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी आपने बताया भी है, तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या भी हो सकती है कि अगर हम प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल या फिर जो अपना रेगुलर जो स्केड्यूल है उसे फॉलो अच्छे से नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा कोरिलेट करती हैं। आपको क्या लगता है, एक बिगड़ती लाइफस्टाइल के लिए ये कितना जिम्मेदार है? क्योंकि आजकल लगातार भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, हर किसी को अपने लिए टाइम निकाल पाना, वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल उनके लिए हो गया है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज या हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगे आप और क्या कहना है आपका इस पर? डेफिनेटली इस भागदौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में हमें टाइम बहुत कम मिलता है अपने लिए सोचने के लिए। लेकिन हमें एटलीस्ट दिन में आधे घंटे से 1 घंटे अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, ताकि हम पूरे 24 आवर्स अच्छी तरह से वर्क कर सकें। और ये ऐसा कोई मेजर रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ, हमें बहुत नॉलेज या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। बहुत सारे सिंपल से कुछ एक्सरसाइजेज या सिंपल से ट्वीक्स हमारे बैठने में, चलने में, स्लीपिंग पोजीशन में, ये सब जो है इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। और व्हेन वी आर हेल्दी, व्हेन आवर स्पाइन इज़ हेल्दी, डेफिनेटली हमारा वर्क आउटपुट भी इम्प्रूव करेगा एंड विल फील मोर हैप्पियर।
तो कुल मिलाकर एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना, चाहे वो हेल्दी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे आपके वर्कआउट से रिलेटेड हो, इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं आपके स्पाइन से। बदलती लाइफस्टाइल को लेकर तो आपने बताया है, लेकिन अभी आपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी बात कही है, स्लीप साइकिल की आपने बात कही है, तो ये क्या लगता है, क्योंकि ये भी बात उतनी इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि कई बार उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और इस चीज़ का, इस समस्या का स्पाइन से कितना रिलेशन है? डेफिनेटली बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट गेट प्रॉपर रेस्ट विल नॉट फील फ्रेश, मसल फैटीग आ जाएगी और वी कैन नॉट मेंटेन आवर वर्क. मसल फैटीग में थोड़ी देर अगर हम बैठेंगे विल गेट टायर्ड, हमारा बैक, हमारा नेक, हमारा ऑक्सीपिटल रीजन, ये सारी चीज़ें हमें दिक्कत देने लगेगी, पेन आ जाएगा और उसके कारण फर्दर हम लोग पूरा दिन अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो डेफिनेटली स्लीप और प्रॉपर साउंड स्लीप बहुत ही ज़रूरी है हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. तो कुल मिलाकर स्केड्यूल को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर जिस तरीके से आपने बताया कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे हेल्दी स्पाइन के लिए, सर्वाइकल को आप कैसे देखते हैं और कितना कोरिलेट इसे स्पाइन के इशू से किया जा सकता है? सर्वाइकल इट्स काइंड ऑफ मेडिकल टर्म फॉर नेक. नेक को मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं. तो सर्वाइकल इज़ नॉट अ डिजीज़ पर से. इसको डिजीज़ की तरह नहीं सोचना चाहिए. नहीं, सर्वाइकल दैट इज़ अ नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का अभिन्न हिस्सा है गर्दन, जिसको मेडिकल टर्म में सर्वाइकल बोलते हैं. हाँ, उससे रिलेटेड बहुत सारे परेशानियां ज़रूर हमारे डे टू डे लाइफ में आती हैं. गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, नेक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाना, हाथों में झुनझुनी, सूनापन, ये सारी चीज़ें सर्वाइकल स्पाइन के प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं. और अगर इनको अर्ली स्टेज में प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया गया तो उसके लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिनको अगर वो लेट आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे जितना अगर वो हमारे पास अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं और प्रॉपरली मैनेज होते हैं. चलिए, बिल्कुल, तो पूरा हिस्सा तो नहीं, लेकिन एक हद तक इसे एक हिस्सा ज़रूर इसका स्पाइन से जोड़कर देखा जा सकता है. स्पाइन की जब हम लगातार बातचीत कर रहे हैं तो ये सर्वाइकल के लिए कितना ज़िम्मेदार है ये सब तो हमने देखा है. ये किस एज के लोगों को ये समस्या होती है या कभी भी किसी को हो सकती है? कब ये समझ में आता है कि कोई एक पेशेंट या कोई एक इंसान इस समस्या से जूझ रहा है या उसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्या कुछ सिम्टम्स हैं इसके? बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया. एज ग्रुप मोस्टली मिडिल एज में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ऐसा कोई एज सच स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है. ऑब्वियसली चिल्ड्रंस में ये थोड़ा कम होता है, लेकिन आज के डेट में मोबाइल यूजेज और इम्प्रॉपर कंटिन्यूस टेलीविज़न देखने से, ये सब चीज़ों से गर्दन की प्रॉब्लम इवन यंग एज में भी बढ़ रही है. जब हम बात करते हैं गर्दन के प्रॉब्लम के बारे में तो हमें कुछ चीज़ों पे कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज रेड फ्लैग साइन, कि ऐसे रूटीन पेन तो हमारे लाइफ टाइम में हर एक आदमी को साल में 1 या 2 बार होता ही होता है, लेकिन वी शुड नेवर मिस रेड फ्लैग्स इन स्पाइन. अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो आखिर क्या होता है ये रेड फ्लैग, जिसको हम लोगों को अर्ली डिटेक्ट करके प्रॉपर स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए. रेड फ्लैग्स अगर की बात करें तो कोई भी दर्द जो कि कंटिन्यूस हो मोर देन 6 to 8 वीक्स, रेस्ट पेन, नाइट पेन, जो दर्द हमें रात में सोते वक्त भी हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा हो, पेन एसोसिएटेड विथ फीवर, पेन एसोसिएटेड विथ
हमारे अगर हाथ और पैर में दर्द जा रहा हो, अगर उसमें वीकनेस आ रही हो, हम लोग हाथ से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सिंपल वर्क्स, बटन लगाना, हाथ से खाना खाना, हमारे चलने में अगर डगमगाहट आ रही है, अगर हमारे यूरिन या मोशन में कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इनवॉलंटरी यूरिन हो रहा है, तो ये सब डेफिनेटली वी शुड नेवर मिस, वी शुड नेवर कंसीडर कि नहीं नहीं ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे चली जाएंगी। नहीं, ये सब में हमें तुरंत स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और मैं इस पे विशेष फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग कुछ हेल्थ रिलेटेड टॉक्स कर रहे हैं तो उससे हमारे समाज को कुछ लेसन्स मिले एंड दे शुड इम्प्रूव देयर हेल्थ। जी, ये हमेशा ये बात निकल कर भी सामने आती है कि जब भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो खुद डॉक्टर ना बने और खुद से कोई दवाइयाँ भी प्रेफर ना करें। उन्हें फ़ौरन ही नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट उन्हें ज़रूर करानी चाहिए, और यही बात स्पाइन के लिए भी सामने आ रही है। डॉक्टर मनिंद्र जी, आगे आपसे एक ये भी सवाल है कि स्पाइन को लेकर चूँकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब सीवियर पेन लोगों को फील होता है या स्पाइन से जुड़ी कोई उन्हें समस्या होती है, कोई परेशानी होती है या पेन वो फील करते हैं, तो वो पेन किलर लेना ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं रादर देन वो नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कराने के। तो ये कितना सही है इमीडिएट यहाँ पर टाइम के लिए? जैसा मैंने अभी इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया कि हाँ, नॉर्मल रूटीन पेन में कोई इशू नहीं होता है, लेकिन स्पाइन इज़ समथिंग वेयर टाइम मैटर्स। इन सिचुएशंस जहाँ पे ऑनगोइंग इन्फेक्शन या ट्यूमर्स रहते हैं, सबों के सिम्टम्स पेन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फेक्शन कोई और डिफरेंट सिम्टम्स से प्रेजेंट करेगा, नहीं, सबों की अर्ली प्रेजेंटेशन जो है वो या तो गर्दन में दर्द या बैक पेन या अपर बैक पेन ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वी शुड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम नॉर्मल कंडीशंस। जो मसल पेन होती है, डे टू डे एक्टिविटी रिलेटेड पेन होती है, तो वो डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो उस डिफ्रेंशिएशन में हमारा रोल आता है। बहुत सारी लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि नहीं, स्पाइन सर्जन से हमें तब मिलना चाहिए जब हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइन सर्जन इस डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा। कौन सी चीज़ें जो है मेडिसिन, एक्सरसाइजेज या सिंपल रेस्ट से ठीक हो जाएगी, और किसके लिए अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, वो प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होती है। तो अगर आप उनसे अर्ली स्टेज में मिलते हैं तो जो अननेसेसरी हैसल्स या प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं मिसमैनेजमेंट के कारण, लेट डायग्नोसिस के कारण, उससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात, स्पाइन सर्जन ऐसा नहीं है कि हाँ अगर सर्जन है तो वो सारे पेशेंट्स की सर्जरी ही करते हैं। हम लोग भी 90 to 95% पेशेंट्स का इलाज मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही करते हैं। इस बात पे मैं दोबारा स्ट्रेस देना चाहूँगा कि मेरे ओपीडी में अगर 100 पेशेंट्स आते हैं तो उसमें 90 to 95% पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम लोग एडवाइस भी नहीं करते। चलिए, बिल्कुल। तो अगला सवाल भी मेरा इसी को लेकर होने वाला था डॉक्टर भूषण जी कि इसको लेकर हमने कॉज के बारे में बात की है, सिम्टम्स को लेकर बात की है, अब ज़रूरी है कि इसके इलाज को लेकर भी बात की जाए। और जैसे कि अभी आपने बताया भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक केसेस पर सर्जरी की जाए। बहुत सारे लोगों को आप लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप उन्हें सर्जरी के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उस वैसे आप कंसल्ट करके उन्हें रिकवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर पेशेंट्स के साथ में होती है। लेकिन अगर सर्जरी की बात आती है तो किस केसेस में और कौन से वो सिम्टम्स होते हैं या पेशेंट का कौन सा वो स्टेज होता है जिसकी वजह से स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई समस्या से कोई पेशेंट जूझ रहा है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर्जरी जो है मेनली अगर देखा जाए तो किसी भी इन्फेक्टिव कंडीशन में जिसमें भी या तो बोन का डिस्ट्रक्शन हो गया है, बोन डिस्ट्रॉय हो गया है, नस में कोई ऑनगोइंग कंप्रेशन है जिसे हमें रिलीफ अर्ली से अर्ली देना होता है, ऐसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर इंडिकेशंस की बात करें तो कोई भी स्पाइन प्रॉब्लम जिसमें एमआरआई बेसिस पे देर इज़ डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव पैथोलॉजी अगर स्पाइन पैथोलॉजी की बात करें तो मेनली 3 से 4 ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। डिजेनरेटिव, इन्फेक्टिव, ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी एंड डिस्कोजेनिक। सो अगर इन कैटेगरीज में किसी में भी देर इज़ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, अगर हमारा हाथ या पैरों में कमजोरी आ रही है और जो कि नस के दबने के कारण आ रही है, वैसे केसेस में सर्जरी बहुत ही नेसेसरी हो जाता है और उसमें टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू रहता है। कोई वीकनेस अगर हम लोग कंटिन्यू 1 महीने 2 महीने के बाद अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें अर्ली सर्जरी से मिल सकते हैं वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा देयर विल बी अंदर में कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व्स, डिस्क, सॉफ्ट टिश्यू। तो अगर लेट स्टेजेस में हम प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड गिव यू बेटर रिजल्ट्स। यस, वी कैन डील इट विथ एनी टाइम, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जितने अर्ली आप डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। मेरा अगला सवाल इसी से संबंधित रहने वाला था डॉक्टर भूषण जी कि अगर, क्योंकि हम जब सर्जरी की ही बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि इसकी रिकवरी को लेकर भी बात की जाए और इस पर भी इक्वली फोकस किया जाए। किस स्टेज में और कौन से सिचुएशन में सर्जरी की ज़रूरत होती है ये तो हमने आपसे बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन रिकवरी स्टेज की बात की जाए तो क्या लगता है कौन ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं? अगर कोई एज फैक्टर, क्या कोई स्पेसिफिक एज फैक्टर है ये उसके लिए डिपेंड करता है, या कोई भी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कौन कितना जल्दी रिकवर करता है? रिकवरी के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है स्पाइन सर्जरी होने के बाद 1 महीने 2 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी बोली जाए तो अगर हम आज ऑपरेट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे से चलना फिरना, अपना रूटीन एक्टिविटी सब कुछ कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब सिर्फ यंग एज में ही पॉसिबल है, नहीं, ओल्ड एज or even any age group this is possible कि next day we can mobilize, and that is the main aim of our surgery कि so that we can bring them back to their routine life as early as possible। अगर वैसा कर पा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑफ, अगर कंटिन्यूस बेड रिडन है तो देयर विल बी हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट्स एज वेल एज इकोनॉमिक इफेक्ट कि आप ऑफिस नहीं जा पाते हो, अपना रूटीन काम नहीं कर पाते हो। तो ये सब में डेफिनेटली हमारी सर्जरीज जहाँ पे भी ज़रूरत है इंडिकेटेड केसेस में इट रियली हेल्प्स एंड इट रियली हेल्प्स अलॉट। तो ये मानसिकता कि नहीं स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत दिनों का बेड रेस्ट, ऐसा ये पुरानी मिथ है और जिसको मैं स्ट्रांगली कहना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विथ advancement in our technology, our techniques, our training, we can make it really fast और उनको हम लोग जल्दी से जल्दी बैक टू रूटीन लाइफ में ला सकते हैं। जब किसी पेशेंट के लिए ये बात फिक्स हो जाती है, ये तय हो जाता है कि उसे स्पाइन सर्जरी की नीड है और उनके लिए ये ज़रूरी है, तो बिफ़ोर और आफ्टर की अगर बात की जाए तो बिफ़ोर सर्जरी एंड ऑल्सो आफ्टर सर्जरी क्या कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए?
बिफोर सर्जरी हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन। जिस चीज़ के लिए हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके प्रोग्नोसिस कि कैसा रिकवरी हम उनको दे पाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जब अनहैप्पी पेशेंट्स हम देखते हैं तो दैट इज़ बिकॉज कि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ है, उनको अननेसेसरी रॉन्ग सर्जरीज एडवाइस की गई है, जिसके कारण उन्हें जो इंटेंडेड रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग्स कि वंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड द डायग्नोसिस और उसमें हम लोग क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं, दैट इज एस्टैब्लिश्ड, देन कम्स योर फिटनेस कि वेदर यू आर फिट फॉर सर्जरी और नॉट। तो उसमें हम लोग प्रॉपर पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं एंड वंस वी गेट द फिटनेस देन ओनली वी प्रोसीड फर्दर। दूसरी चीज़ कि सर्जरी के बारे में क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है वो इन क्लियर टर्म्स वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। कई बार पेशेंट को लगता है कि नहीं, सर्जरी सभी चीज़ों का 100% सॉल्यूशन है, तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा डेफिनेटली सर्जरी आपको बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन हर एक चीज़ों की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को भी समझना ज़रूरी है और उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फर्दर पोस्ट सर्जरी डेफिनेटली हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे फॉर टाइम बीइंग टिल हीलिंग गेट्स कंप्लीटेड। जब एक बार हीलिंग कंप्लीट हो जाती है they can work as a normal individual. There is no difference between operated patient and non-operated patient. तो ये भी दिमाग से कि नहीं एक बार सर्जरी हो गई तो we can never become normal, ऐसी भ्रांति भी निकाल देनी है। अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी और समस्या से जूझ रहा है या उसे कोई और भी बीमारी है तो क्या ऐसे सिचुएशंस पे भी सर्जरी प्रेफरेबल है? अगर वहाँ पे इंडिकेशन है और हमारी सर्जरी से वी कैन मेक अ डिफरेंस, जो कि अगर पेशेंट कुछ दूर भी नहीं चल पा रहा है, चाहे उसको कोई और दूसरी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इंडिकेटेड है और पेशेंट फिट है तो डेफिनेटली वी शुड गो अहेड विथ इट। दूसरी चीज़ कि आज के डेट में जैसा मैंने कहा कि वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन टेक्निक्स एज वेल एज न्यू गैजेट्स, तो उससे इट हैज़ बिकम वेरी सेफ। आप लोगों ने ज़रूर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से मिनिमल ब्लड लॉस से विद इन डे और टू हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है, बहुत कम इन्फेक्शन रेट होता है और वी कैन डू इट इन इवन ओल्डेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस डालूंगा कि हाँ, हमारी टेक्निक्स अभी पहले से बेहतर हो गई हैं और हमारे रिजल्ट्स भी पहले से बेहतर हो गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट अदर डिजीज या एज इज नो मोर अ डिसाइडिंग फैक्टर। इफ देयर इज नीड, पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी, वी कैन डेफिनेटली डू आवर सर्जरी। बिल्कुल। एक आखिर सवाल आपसे डॉक्टर भूषण जी कि कितना क्योरेबल है ये, क्योंकि स्पाइन सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी में क्या कुछ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बात हो रही है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कितना क्योरेबल है ये। डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार स्पाइन प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट को ज़िंदगी भर उस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। नहीं, ये भी एक भ्रांति है। विथ प्रॉपर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर इंडिकेटेड केसेस में सर्जरीज़ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं एंड दे कैन लिव देयर रूटीन लाइफ एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। They can do all the work which a normal individual। चले बिल्कुल। तो क्योरेबिलिटी को लेकर अगर जब बात आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये क्योर होता है। तो डॉक्टर मनेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और साथ ही स्पाइन सर्जरी को लेकर जो आपने बहुत सारी इतनी जानकारियाँ दी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो आज हेल्थ इज वेल्थ के इस खास प्रोग्राम के थ्रू हमने स्पाइन सर्जरी को लेकर बहुत सारी चर्चा की है। हमने ये जाना है कि इसके सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं, कॉजेज इसके क्या कुछ है, और फिर इसके इलाज को लेकर भी हमने बातचीत की है। स्पाइन सर्जरी की कब ज़रूरत होती है, और अगर किसी पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि उसे सर्जरी की नीड है तो उसके पोस्ट और प्री दोनों के सिचुएशन, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से विस्तार से यहाँ पर समझा है। तो इसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड एक नए इशू को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।